आज की कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले दिनों हम रिसर्च मेथोलॉजी के विभिन्न आयामों, विभिन्न विषयों, विभिन्न उपागमों पर बात किए थे और आपका एक तरह से जो प्रथम अनुसंधान का सिलेबस था, प्रॉस्पेक्टस था, वह एक बार पूरा का पूरा खत्म किया जा चुका है। बहुत सारे बच्चे उस समय शुरुआत नहीं कर पाए थे, नहीं जुड़ पाए थे क्योंकि उनका एडमिशन बाद में हुआ। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा उन्हीं सारी चीजों को नए अंदाज में और आपको बताएंगे। तो आज जो हमारा विषय होगा, आप चूंकि समाजशास्त्र के छात्र हो, समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते हमें समाजशास्त्र के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, समाजशास्त्री सिद्धांतों का निर्माण कैसे हुआ। इन सारी चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज जो हमारी शुरुआत होगी वो समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को लेकर के होगी। ठीक, वास्तव में समाजशास्त्र आज पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय विषय बन गया है। लोकप्रिय विषय क्यों बन गया है? क्योंकि पहली बार कोई ऐसा विज्ञान आया, ऐसा विषय आया जो मनुष्य और उससे जुड़े समाज के सारी विविधताओं, सारे पक्षों का वर्णन किया। हमारा सामाजिक ज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना कि मानवीय समाज। सृष्टि के प्रारंभ से ही मानव अपने सामाजिक जीवन के बारे में सोचता आया है। बहुत सारी घटनाएं उसके सामने घटती थी, बहुत सारी विविधताओं से वो गुजरता था और वो मनन करता था कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। जो लोग उससे दूर हो जाते थे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें कि जो मृत्यु जिनकी हो जाती थी, क्योंकि उस समय वो नहीं जानता था कि मनुष्य की मृत्यु भी होती है, वो हमसे दूर भी चला जाता है। जब कई दिनों तक कोई व्यक्ति हिलता डुलता नहीं था तो उसको छोड़ करके वो आगे बढ़ जाते थे। ये ज्ञान उनका एक कौतूहल का विषय था। लेकिन वही कई वर्षों के बाद, कई महीनों के बाद, वही व्यक्ति जिसको छोड़ करके वो आगे बढ़ गए थे, उनके सपनों में फिर आता था। तो वो सोचने के लिए बाध्य हो जाता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मनुष्य समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए मनुष्य के लिए जरूरी है कि आने वाली विभिन्न समस्याएं, जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम सुलझाएं। और इन्हीं सुलझाने के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र का इतिहास अगर हम देखें तो 1838 से लेकर के और 1931 की अगर हम बात करें तो 200-250 वर्ष से कम पुराना है। दूसरे विषयों की तुलना में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, इनकी तुलना में समाजशास्त्र अभी बाल अवस्था में है। इस विषय के अंतर्गत समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हमने पूर्व में समाज, सामाजिक संबंधों, परिवार, विवाह, सामाजिक संपत्ति, सामाजिक संस्थाओं, इन पर धर्म का स्पष्ट प्रभाव था।
ऐसा माना जाता है, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण था वो धार्मिक और दार्शनिक बहुत ज्यादा था। वैज्ञानिकता तो धीरे धीरे आई है। हमारे दृष्टिकोण में जो विज्ञान ने जो घुसपैठ की, वो तो धीरे से आया, बाद में आया। ईसा के जन्म के पूर्व भारत, चीन, अरब, ग्रीस, रोम आदि देशों में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर दार्शनिकों ने अपनी बातें कही थी, और इन्हीं पक्षों पर दार्शनिक चिंतकों का दृष्टिकोण प्रारंभ हुआ। इस समय मनु, कौटिल्य, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, ये जो सामाजिक चिंतक थे, ये जो सामाजिक दार्शनिक थे, इनका बोलबाला था। और आज भी हम इनके विचारों को, इनके दृष्टिकोणों को पढ़ते हैं और उस समय की दुनिया को समझने का अवसर हमें मिलता है। यद्यपि प्रारंभ में समाज और सामाजिक जीवन को धार्मिक एवं दार्शनिक आधार पर समझने का प्रयत्न किया गया, लेकिन धर्म और दर्शन की पद्धतियों में वस्तुनिष्ठता का अभाव था। निरीक्षण एवं परीक्षण का कोई महत्व नहीं होता था, जो कि आज की वैज्ञानिक दुनिया में इनका बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इतिहास की सहायता से समाज और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया। समाजशास्त्र के अंतर्गत इतिहास की सहायता से बीते हुए युग के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। अगर हमें जानना है कि हमारे आज से 200 वर्ष पहले का समाज कैसा था, तो हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। उस समय आर्थिक स्थितियां कैसी थी, तो हमें अर्थशास्त्र पढ़ना होगा। उस समय की राजनीतिक क्रियाएं कैसी थी, राजनीतिक गतिविधियां कैसी थी, तो हमें राजनीति शास्त्र पढ़ना होगा। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इतिहास एवं दर्शन की अध्ययन विधियां का एक मिला जुला रूप हमारे सामने आता है और हम देखते हैं उसको। इस प्रकार के विश्लेषण पद्धति के विकास में जर्मन दार्शनिक का नाम आता है। आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। जर्मन दार्शनिक हीगल का विशेष योगदान था। इससे समाजशास्त्र के विकास में काफी सहायता मिली। इस समय यूरोप में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों के लिए राजनीतिक अर्थतंत्र नामक विषय में को काफी महत्व दिया गया था, और इस विषय से संबंधित अध्ययनों ने समाजशास्त्र के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, समाजशास्त्र की उत्पत्ति तो 1838 में हुई, लेकिन समाजशास्त्र के उत्पत्ति के पीछे ये दार्शनिक जो विचारधारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर विचार करने पर 3 प्रकार की विश्लेषण पद्धति उभर कर सामने आती है। प्रथम विश्लेषण पद्धति मानव चिंतन की निरंतरता पर जोर देती है। इसमें समाजशास्त्र के उदय एवं विकास को प्राचीन युग के सामाजिक चिंतन के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। वांस, टिमेरोफ, ये समाजशास्त्र का आरंभिक चिंतन के एक अग्रदूत थे। वांस और टिमरोफ ने समाजशास्त्र का आरंभ चिंतन के एक निरंतर प्रवाह के एक भाग के रूप में मानते हैं। ये कहते हैं कि प्राचीन काल में ग्रीस, रोम, भारत, चीन, अरब, इन देशों में समाजशास्त्र का उदय हुआ, लेकिन समाजशास्त्र चिंतन के रूप में उदय हुआ, भले ही वो विषय के रूप में उदय न हुआ। सामाजिक जीवन का विश्लेषण करने वाले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों, चाहे हम इतिहास को ले लें, राजनीति शास्त्र को ले लें, दर्शन को ले लें, अर्थशास्त्र को ले लें, प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयुक्त अध्ययन विधियों के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। तो ये राजनीति शास्त्र, दर्शन, अर्थशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान, इन सब ने समाजशास्त्र के जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अब दूसरा विश्लेषण, द्वितीयक विश्लेषण पद्धति सिद्धांतों तथा तथ्यों के विवेचन पर जोर देती है। इस पद्धति के प्रतिपादक मर्टन थे। मर्टन का कहना था कि समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर विचार करते समय इसके इतिहास के अध्ययन पर जोर नहीं देकर सिद्धांतों एवं तथ्यों के विश्लेषण पर जोर देना चाहिए। बहुत सारे सिद्धांत बने थे, वो सिद्धांत भले ही समाजशास्त्र के अभिन्न भाग न रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जीवन को वो प्रभावित करते थे। वो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जीवन के लिए एक दिशा बोध का या मार्गदर्शन का काम करते थे। और तृतीय विश्लेषण पद्धति में संबंधित विद्वान इनका मानना है कि तत्कालीन यूरोप के सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के उदय तथा विकास पर विचार किया जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में औद्योगिकरण तथा पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया, उसके संदर्भ में समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास का पता लगाया जाना चाहिए। तो ये तीन तरह के वैचारिक जो दृष्टिकोण हैं, हमारे समाजशास्त्र के उत्पत्ति और उसके विकास में सहायक होते हैं। 18वीं शताब्दी के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में विशेष योग दिया। अब राज्य व समाज की उत्पत्ति में देवी उत्पत्ति सिद्धांत में विश्वास कम हुआ। इस समय इनकी उत्पत्ति में मानवीय प्रयत्नों के महत्वपूर्ण माना गया। इंग्लैंड में राजा के अधिकार कम हुए, संसद में अधिकारों की वृद्धि हुई, फ्रांस में राज्य क्रांति हुई, कारखानों पर आधारित नवीन अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आया, नगरों का विकास हुआ, समुदायों में दमनात्मक शक्तियां में कमी आई। इन सब के परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन होने लगे और इससे समाज में बदलाव आया और समाज की नई संरचना विकसित हुई। तो अगर हम इस संरचना की कल्पना करें तो कुछ इस संरचना की विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। जैसे राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था का विकास हो। और लोकतंत्र क्या होता है? लोक का तंत्र, जन का तंत्र, जिसे जनता स्वीकार करती है, जिसे जनता पैदा करती है, जिसे जनता बनाती है, जो आज का लोकतंत्र है। हमारा देश जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दूसरी विशेषता क्या सामने आती है कि भूमि तथा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की जगह औद्योगिक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। एक ये भी बदलाव हमें देखने को मिला कि जो हमारी ट्रेडिशनल खेती थी, पारंपरिक खेती थी, उस पारंपरिक खेती के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी आ गई। क्योंकि उस समय इंग्लैंड में जब उद्योगों की शुरुआत हुई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो उस औद्योगिक क्रांति ने बहुत सारे साधनों को जन्म दिया, बहुत सारे अवसरों को जन्म दिया। और ये साधन और अवसर ने सामाजिक संरचना, एक नए सामाजिक संरचना की संकल्पना की। गांव से लोग या तो अन्य देशों की ओर या अपने देश में नगर की ओर जाने लगे। माने ये माइग्रेशन भी प्रारंभ हुआ, क्योंकि नगर संपन्नता प्रमुख थे, सुविधाएं ज्यादा थी, तो लोग जो नगरीय आकर्षण है एक तरह से शहरों की ओर बढ़ा लोगों का। और परंपरागत सामुदायिक संबंधों एवं दबाव वाली सामाजिकता के स्थान पर व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ। एक ये भी जो इसका एक निगेटिव पॉइंट देखने को मिला। हालांकि उतनी नकारात्मकता हमारे सामने नहीं आई, लेकिन जो व्यक्तिवादी विचारधारा विकास हुआ उसने हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित किया, सामूहिकता का, हमारी सामूहिकता की सोच को प्रभावित किया। फ्रांस में राज्य क्रांति हुई 1789 में, और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सामाजिक बदलाव की जो प्रक्रिया थी वो बहुत तेजी आई, क्योंकि उस इतनी भयंकर विभत्सता थी वहां
कि कहा जाता कि जब फ्रांस में राज्य क्रांति हुई और क्रांतिकारियों को विजय मिली और वो किसी को ख्याल आया कि अरे बहुत सारी ऐसे जेल हैं जहां पे हजारों कैदी अपनी यंत्रणा के शिकार बने हुए हैं, उनको भी छुड़ाया जाए। और उन्होंने जेल की दीवारों को तोड़ दिया, सारे कैदियों को रिहा कर दिया और कहा कि अब जाइए, आपके लिए भी अवसर के दरवाजे खुल गए हैं, आप जाइए, अपना जीवन अपने अनुसार तय करिए। कुछ क्रांतिकारी शाम को सोचते हैं कि चलो देखें वो कैदी गए कि नहीं गए। ये बहुत अच्छी घटना का वर्णन हमको पढ़ने को मिला कि वो कुछ लोग सोचे कि चलो फिर से देखें जेल में वो कैदी वापस गए कि नहीं गए। तो वहां पर जाकर देखते हैं कि बहुत सारे कैदी सिरहाने अपनी हथकड़ी और बेड़ियों को सिरहाने रख करके सो रहे हैं। उनको बड़ा ताज्जुब होता है। वो कहते हैं अब तो आप आजाद हो गए, आप जाइए, अपना जीवन अपने अनुसार जिए। उन कैदियों का जवाब था, एक लंबे समय से इन बेड़ियों और हथकड़ियों के बोझ ने हमारे जीवन को इतना बोझिल कर दिया है कि इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें समय लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से निरंकुशता उस समय थी। इस क्रांति के फलस्वरूप स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के विचार पनपे। फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली प्रारंभ हुई। राज्य क्रांति के पश्चात फ्रांस में पनपी सामाजिकपन अव्यवस्था ने फ्रांस में सेंट साइमन तथा आगस्त काम्टे को काफी प्रभावित किया। और सेंट साइमन कौन थे? आगस्त काम्टे के गुरु माने जाते थे। इन दोनों विद्वानों ने व्यवस्था पुनर्गठन एवं समाज की वैज्ञानिक व्याख्या हेतु एक नए समाज विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। सेंट साइमन की एक कल्पना थी कि हमारे सामने तो समाजशास्त्र, समाज को अध्ययन करने वाला कोई विज्ञान नहीं है। हमारे सामने तो राजनीति शास्त्र भी है, हमारे सामने तो अर्थशास्त्र भी है, हमारे सामने दर्शन शास्त्र भी है, भौतिक विज्ञान भी है, गणित भी है, खगोल शास्त्र है, सब है। लेकिन यह सब एक पक्ष है, एक पक्षों का अध्ययन करते हैं। समाज का समग्र चिंतन करने के लिए कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो समाज का समग्र चिंतन करे, सारे पक्षों का अध्ययन करे। तो सेंट साइमन ने यह कल्पना किया, अपने शिष्यों से कहा कि बात की, बहस की, विमर्श किया कि एक विज्ञान ऐसा होना चाहिए, एक शास्त्र ऐसा होना चाहिए जो समाज के सारे पक्षों का अध्ययन करे। तो इन व्यवस्था के पुनर्गठन एवं समाज की वैज्ञानिक व्याख्या की जो सोच थी सेंट साइमन की, वो काम्टे को बहुत प्रभावित किया। करीब करीब इसी समय प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसका प्रभाव सामाजिक विज्ञानों पर भी पड़ा। और अब यह महसूस किया जाने लगा कि जिस प्रकार सार्वभौम सिद्धांतों की सहायता से भौतिक जगत की व्याख्या की जा सकती है, उसी तरह से सामाजिक विज्ञानों में भी सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सामाजिक जगत की व्याख्या की जा सकती है। हम जिस तरह से नेचुरल साइंस में सिद्धांतों का विकास करके हम विभिन्न तत्वों का पता लगा लेते हैं, तो हम समाज, अब आवश्यक समय आ गया है कि हम सामाजिक सिद्धांतों को पैदा करके सामाजिक आचरण, समाज की गतिविधियों और समाज के पक्षों का समाज के पक्षों की विविधता को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जिस प्रकार की अध्ययन विधियां निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान में हम प्रयोग कर सकते हैं, उसी तरह से आवश्यकता है कि हम सामाजिक विज्ञानों में भी इनका प्रयोग किए। तो इस तरह से विमर्श ये प्रारंभ हुआ, ये लोगों की सोच बदलने गई।
एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे बाल्टीमोर। बाल्टीमोर का कहना है कि 18वीं शताब्दी की बौद्धिक परिस्थितियां समाजशास्त्र के उदय में सहायक प्रमाणित हुई। इस समय राजनैतिक दर्शन, इतिहास के दर्शन, उद्विकास के प्राणीशास्त्रीय सिद्धांत, सामाजिक राजनीतिक सुधार आंदोलन तथा सामाजिक सर्वेक्षण विधि के विकास ने सामाजिक समाज के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। तो इस नवीन सामाजिक चिंतन ने सेंट साइमन को काफी प्रभावित किया। औद्योगिक अन्वेषण, औद्योगिक क्रांति, राजनीतिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप जो सामाजिक संरचना बदली और उन्होंने एक परिवर्तित समाज को महसूस किया, उस परिवर्तित समाज के अध्ययन के लिए उनकी कोशिश रही कि एक ऐसा विज्ञान भी होना चाहिए जो इस परिवर्तित समाज के विविधताओं का अध्ययन करे और समाज में सामंजस्य पैदा करे। आज की बदली हुई परिस्थितियों में आस्था, कल्पना, धार्मिक विवेचन का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो इन सारे सोच ने समाजशास्त्र को एक अवसर दिया, और वो अवसर क्या हुआ? समाजशास्त्र सेंट साइमन के सोच को और प्रभावी बनाने के लिए ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द की रचना की। ऑगस्ट कॉम्टे का अगर नाम हम देखेंगे तो बहुत बड़ा नाम है। इसीडोर, ऑगस्ट, मैराई, फ्रैंकोइस, जेवियर कॉम्टे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑगस्ट कॉम्टे का पूरा नाम बताइए, तो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे को पूरा नाम उन्होंने पढ़ा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्र के स्टूडेंट्स होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑगस्ट कॉम्टे का पूरा नाम नहीं जानते। तो ऑगस्ट कॉम्टे का पूरा नाम क्या है? इसीडोर ऑगस्ट मैराई फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे, है ना? इसीडोर ऑगस्ट मैराई फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे। और इन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की। 1838 में फ्रांस में समाजशास्त्र की रचना की। कॉम्टे ने बहुत सारी चीजों पे व्याख्या किया है। कॉम्टे ने बहुत सारे पक्षों पर बात किया है, और कॉम्टे के काल में ही यथार्थ की दुनिया, यथार्थवाद पर चिंतन प्रारंभ हुआ। कॉम्टे के बाद इमाइल दुर्खाइम ने समाजशास्त्र को एक प्रभावी भूमिका में गढ़ा। लेकिन प्रत्यक्षवाद की जो संकल्पना कॉम्टे ने किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आपने कॉम्टे को पढ़ा होगा, विज्ञान के 3 अक्षरों का नियम भी पढ़ा होगा आपने। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो ये कॉम्टे का जो प्रत्यक्षवाद है वो है क्या? माने पहली बार हमने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने हेतु तो कॉम्टे एक उसे सुदृढ़ आधार देना चाहते थे। इस कारण उन्होंने अन्य विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का संबंध स्थापित किया, विज्ञानों का विकास क्रम नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक हायरार्ची ऑफ सोशियोलॉजी, 3 स्तरों का नियम, प्रत्यक्षवाद, इन सारे चीजों पे बहुत ही सूक्ष्मता के साथ कॉम्टे ने अपने विचार रखे।
इसके द्वारा उन्होंने समाजशास्त्र को जटिल तथा नवीनतम विज्ञान सिद्ध किया। यह सिद्धांत काम्टे की समाजशास्त्र को कोई नई देन नहीं है। उसके पहले भी विज्ञानों के वर्गीकरण कई विद्वानों ने प्रस्तुत किए थे, परंतु काम्टे ने उसे और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। काम्टे ने वर्गीकरण हेतु प्रत्यक्षवाद का सहारा लिया। वर्गीकरण के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, उपयोग किया, जैसे बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत। काम्टे ने इस सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि ज्ञान या विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पूर्व विज्ञानों पर आश्रित होती है। अर्थात जो विज्ञान सर्वप्रथम विकसित होता है वह स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर प्रकृति का होता है, जबकि उसके बाद विकसित होने वाला दूसरा विज्ञान पहले विज्ञान के नियमों पर आश्रित होगा, तीसरा विज्ञान पहले और दूसरे विज्ञान पर आश्रित होगा, एवं चौथा विज्ञान पहले, दूसरे व तीसरे सभी विज्ञानों पर आश्रित होगा। तो इसी क्रम में विज्ञान की प्रत्येक आगामी शाखा की जो ये डिपेंडेंसी है, पराश्रयता है, इसमें वृद्धि होती जाएगी। और इस प्रकार काम्टे ने यह बताया कि ज्ञान की आरंभिक शाखाएं अधिक स्वतंत्र व आत्मनिर्भर होती हैं, तथा जो विज्ञान जितने बाद में विकसित होते हैं वे अपने से पहले के विज्ञानों पर उतने निर्भर होते हैं। इसे हम पराश्रयता वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं। काम्टे ने घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत भी बताया। यह सिद्धांत पहले सिद्धांत से का पूरक है, एक तरह से इसे हम मान सकते हैं। इसके द्वारा काम्टे ने बताया कि किसी विज्ञान की जटिलता को उसकी विषय वस्तु के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे जैसे नवीन विज्ञान का जन्म होता है वैसे वैसे उसकी विषय सामग्री जटिल होती जाती है और वह दूसरे विज्ञानों पर ज्यादा आश्रित होगा। जिस विज्ञान की विषय वस्तु सरल होगी वह दूसरे विज्ञानों पर कम आश्रित होगा, क्योंकि जो घटनाएं सरल होती हैं उनका अध्ययन करना भी आसान होता है, पर जो घटनाएं जटिल होती हैं उनका अध्ययन करने में भी जटिलता आती है। तो काम्टे के अनुसार सर्वाधिक सरल घटनाएं सामान्य होती हैं। वे सामान्य इन अर्थों में होती हैं कि वह सभी जगह मौजूद होती हैं, माने एक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। बाद में आने वाली घटनाएं जटिल होती जाती हैं। सरल घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी सामान्य होता है, और जो विज्ञान सबसे जटिल होगा वह इस संस्करण में इसमें सबसे अंतिम स्थान पर होगा। तो समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र तो सबसे बाद में आया। आप देखें कि समाज कितना सरलता से जटिलता की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आज का समाज जैसे जैसे वैज्ञानिकता बढ़ रही है, विज्ञान के उपकरण, विज्ञान का द्वंद्व पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, वैसे वैसे जटिलताएं भी बढ़ रही हैं। और काम्टे ने एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया था, विज्ञानों का वर्गीकरण। काम्टे ने बढ़ती हुई निर्भरता और बढ़ती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता, इन दोनों सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। आप पढ़ेंगे गणित शास्त्र, काम्टे ने अपने विज्ञानों के वर्गीकरण में गणित शास्त्र को सबसे प्रथम स्थान प्रदान किया। क्यों किया? बोले ये मस्तिष्क का सबसे मौलिक उपकरण है। गणित जो होता है वह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे मौलिक उपकरण होता है। काम्टे के अनुसार गणित शास्त्र सर्वाधिक सामान्य, सर्वाधिक प्राचीन, दोष रहित और आधारभूत विज्ञान है।
गणित की सहायता से मनुष्य अपने चिंतन में कहीं भी पहुंच सकता है। यह स्वयं एवं आत्मनिर्भर विज्ञान है। अन्य सभी विज्ञान इसी पर आश्रित हैं। तो गणित को आत्मनिर्भर विज्ञान मानते हैं। इसके बिना प्राकृतिक नियमों का अन्वेषण असंभव है। कांटे कहते थे कि गणित शास्त्र प्राचीनतम, प्रथम तथा मौलिक विज्ञान है और अन्य सभी विज्ञानों में सर्वाधिक पूर्णता का दावा कर सकता है। और यह माना जाता है कि गणित शास्त्र में जीरो की खोज कहां हुई थी? जीरो की खोज तो हमारे हिंदुस्तान में हुई थी। अगर हमने जीरो की खोज न किए होते, आपने एक गीत सुना हुआ कि जब जीरो दिया हमारे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। शून्य की शुरुआत यहीं से हुई थी। दूसरा काम कहते हैं जड़ पदार्थों से संबंधित विज्ञान, उन्होंने कुछ बातें की। जड़ क्या है? जड़ अथवा अचेतन। जड़ वो होता है जिसमें अचेतन, जैसे पत्थर है। पत्थर क्या है? जड़ है। जब हमारा मस्तिष्क अचेतन हो जाता है तो वो जड़ता को प्राप्त करता है। तो जड़ अथवा अचेतन पदार्थों में सामान्यता अधिक होती है और इनका अध्ययन करने वाला विज्ञान चेतन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले विज्ञानों से कम पराश्रित है। काम्टे ने जड़ पदार्थों का अध्ययन करने वाले विज्ञानों को दो भागों में विभाजित किया। एक खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान और दूसरा पार्थिव घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान। खगोलीय घटनाएं सामान्य होती हैं। इनमें यह नक्षत्र, तारे, उल्काएं आदि होती हैं। आप खगोल शास्त्र अगर कभी आप पढ़ेंगे तो इन सारी विविधताओं को पढ़ने का आपको अवसर मिल जाएगा। खगोल शास्त्र वस्तुओं का अध्ययन करता है। कौन? जो खत्म हो गई, स्वर्गीय वस्तुओं जिसे कहते हैं, हम कह सकते हैं। ये घटनाएं सरल होने से केवल गणित की सहायता से इनका अध्ययन संभव है। अतः गणित के बाद खगोल शास्त्र का नंबर आता है। उन्होंने खगोल शास्त्र को दूसरा रखा। पार्थिव घटनाएं पृथ्वी के जड़ पदार्थों से संबंधित हैं और उन्होंने इसके दो प्रकार बताए, एक भौतिक, दूसरा रासायनिक। भौतिक पदार्थों के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भौतिक शास्त्र कहते हैं। इसकी विषय वस्तु तत्वों का अध्ययन करने वाले विज्ञान से सरल होती है, इसलिए खगोल शास्त्र के बाद इसका स्थान आता है। और पदार्थों के रासायनिक स्वरूप का अध्ययन करने वाला शास्त्र रसायन विज्ञान होता है, केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। तो रासायनिक तत्वों का अध्ययन भौतिक शास्त्र के नियमों के आधारित होता है, अतः भौतिक शास्त्र के बाद रसायन शास्त्र का अध्ययन आता है। तो आप इस समझ सकते हैं कि कैसे डिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भरता होती है विज्ञानों की। तीसरी बात उन्होंने कही, चेतन पदार्थों से संबंधित विज्ञान, जो कॉन्शियस, जो चेतनशील, अचेतन नहीं है। चेतन घटनाएं बहुत जटिल होती हैं। जो मनुष्य घटनाएं करता है वो बहुत जटिल होती हैं कि मनुष्य एक कॉन्शियस चेतनशील प्राणी है। और इन घटनाओं को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। व्यक्तिगत घटनाओं के अंतर्गत वनस्पति, पशु जगत की समस्त शारीरिक स्वरूपों की क्रियाएं, संरचनाएं आती हैं। इस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन जीव शास्त्र या शरीर शास्त्र के अंदर किया जाता है। तो काम्टे के अनुसार जीव शास्त्र समस्त जीवन और उससे संबंधित सामान्य नियमों का विज्ञान है। जीव शास्त्र गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र पर निर्भर है। तो देखिए यह निर्भरता कैसे बढ़ रही है। इस विज्ञान की यथार्थता, विविधता तथा विश्वसनीयता गणितीय नियमों पर आधारित होता है। ग्रहों, नक्षत्रों की गति से परिवर्तन का असर प्राणियों की शारीरिक एवं मानसिक संरचना पर किस तरह से पड़ता है, उसका अध्ययन इसमें होता है।
तो खगोल संबंधी समस्त घटनाएं शरीर संबंधी घटनाओं को प्रभावित करती हैं। अतः जीव शास्त्र खगोल शास्त्र पर आश्रित होता है। भौतिक शास्त्र के माध्यम से जीवित प्राणियों के भार, ताप आदि को ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार रसायन शास्त्र का संबंध भी जीव शास्त्र से है। पोषण तथा ग्रंथि व्यवस्था है, जो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, इनकी विश्वसनीयता स्थितियों का ज्ञान रसायन शास्त्र की सहायता से होता है। तो इस प्रकार जीव शास्त्र, प्राणी शास्त्र अपने से पूर्ववर्ती सभी विज्ञानों पर आश्रित होती है। काम्टे कहते हैं कि सामूहिक घटनाओं का अध्ययन करने वाले अनेक शास्त्र हैं, जैसे धर्मशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, नीति शास्त्र है। परंतु काम्टे ने सामूहिक जीवन से संबंधित प्रत्येक घटना को एक ही विज्ञान की विषय वस्तु मानने तथा इस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञानों को समाजशास्त्र नाम दिया। तो सामूहिक जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं और इस प्रकार की घटनाओं का जो विज्ञान अध्ययन करता है, जो शास्त्र अध्ययन करता है, वो समाजशास्त्र है। सामाजिक घटनाओं को अधिक जटिल, असामान्य और अमूर्त होने से समाजशास्त्र अत्यधिक रूप से दूसरे विज्ञानों पर आश्रित है, इसलिए इसे सबसे अंतिम विज्ञान माना जाता है और काम्टे ने इसे सबसे अंतिम विज्ञान के सोपान में रखा है। विज्ञानों के संस्करण में इसे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। तो इस तरह से काम्टे ने समाजशास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, इन सब का वर्गीकरण करके एक नई वैचारिकता, नए विमर्श को जन्म दिया था। समाजशास्त्र के जनक एवं प्रखर बौद्धिक क्षमता के धनी अगस्त काम्टे का 3 स्तरों का नियम सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगस्त काम्टे एक सामाजिक विज्ञान की स्थापना करना चाहते थे और सन 1822 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, जब उनकी आयु मात्र 24 वर्ष की थी। तो इस तरह से जो है 3 स्तरों का नियम समाजशास्त्र का क्या है, इसके व्यापक स्तर को हम फिर किसी दिन बताएंगे और चीजों को बताएंगे। तो एक तरह से अनुसंधान को पढ़ने के पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ और समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना कैसे हुई, जो सिद्धांत हमारे सामाजिक समस्याओं, हमारे सामाजिक जीवन की जटिलताओं को समझने में समर्थ होते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक हम विराम देंगे।